अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअली में पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा ही है। मीन्स अगर हम एक एटम में जाए तो उस एक एटम में हमें एटलीस्ट सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और उस सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पर एटम एक सीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी तो डोमेन फॉर्मेशन होगा, और डोमेन फॉर्मेशन से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन का एक्सटेंट आएगा। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के कंपेरेटिवली ज्यादा फास्ट और अच्छे मैग्नेट बनते हैं। एक प्रॉपर्टी है ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो उसको पैरा से अलग करती है। ये प्रॉपर्टी है हाइस्टेरेसिस कर्व। हाइस्टेरेसिस कर्व में हम ये देखते हैं कि अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज करें, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा के, तो देखते हैं कि ये मोर एंड मोर मैग्नेटाइज होता है और एक लिमिट तक जाके सैचुरेट हो जाता है, फिर ये और मैग्नेटाइज नहीं होता। और अब धीरे धीरे अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करना शुरू करें तो देखते हैं कि ये लो मैग्नेटाइजेशन वैल्यू एक्वायर कर लेता है। और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देते हैं तो ये एग्जैक्टली डीमैग्नेटाइज नहीं होता, बट थोड़ी सी वैल्यू रख लेता है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, और एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और अगर हम रिवर्स कर दें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक आयरन का टुकड़ा है लाइक दिस, और ये मैग्नेट नहीं है, मीन्स इसमें जितने भी डोमेन है उन डोमेन का जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालने जाएंगे तो वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा। अभी इसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, तो हम देख रहे हैं कि ये मोर एंड मोर मैग्नेटाइज हो रहा है। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज एच, और ये जिस अमाउंट का मैग्नेट बन रहा है दैट इज बी। इसको बोलते हैं, एच को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर। ये अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये टोटल अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी अगर हम एक्स और वाई एक्सिस पर रीडिंग जनरेट कर लेते, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम एच से डिनोट करते, और बदले में इस मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है उसको हम यहाँ एक्सप्रेस करते डी पर। तो जैसे जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू किया वैसे वैसे ये मोर एंड मोर मैग्नेटाइज होने लगा। तो अगर हम ग्राफ खींचे तो पहले एक लीनियर वेरिएशन आएगा, ये बता रहा है कि जितनी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी के अकॉर्डिंगली मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन होगा। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लेते हैं तो हम देखेंगे कि ये मटेरियल सैचुरेट हो जाएगा एक पार्टिकुलर वैल्यू, इतनी वैल्यू से ये मैग्नेटाइज हो चुका होगा। से हम इसको 50 टेस्ला तक ले गए, इसको चेक करेंगे तो देखेंगे 60 टेस्ला तक का कुछ ये मैग्नेट बना होगा। तो इस तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर इस मटेरियल का यानी आयरन का जो मैग्नेटाइजेशन है वो बढ़ा और थोड़ी देर में सैचुरेट हो गया। ये हमें ऐसे मिला। अब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करना शुरू करें, हम वापस आए 50 टेस्ला, 45 टेस्ला, 40 टेस्ला, 35 टेस्ला, 30 टेस्ला एंड सो ऑन डिक्रीज करते जाए, तो जैसे जैसे अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेंगे अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम ग्राफ में देखें तो ये डिक्रीज जो होगा ये थोड़ा स्लो होगा, जितना फास्ट मैग्नेटाइज हुआ था उतना फास्ट डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो कर लेंगे, यानी हमने पूरी तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू को हटा लिया है, तो हम देखेंगे कि जो मटेरियल है वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, बट इतने अमाउंट का मैग्नेटाइजेशन वो शो करेगा। यानी वो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम पूरी तरह से हटा ले रहे हैं तो ये पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, बट एक लिटिल वैल्यू ऑफर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, मीन्स परमानेंटली मैग्नेटाइज एंड स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट। एक्चुअली में इसके अंदर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन मॉडिफाई हो गई है और उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट सर्वाइव करता है। इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मीन्स मटेरियल में एक परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हो गया है। ठीक है।
अभी अगर हम रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, ये ऐसे मैग्नेटाइज हो चुका है, इसका एक एंड नॉर्थ हो चुका है, एक एंड साउथ हो चुका है। अब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पलट रहे हैं, ठीक है, 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, 5 टेस्ला। तो देखेंगे जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा रहे हैं इन रिवर्स आर्डर, वैसे वैसे ये मोर एंड मोर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, मोर एंड मोर डीमैग्नेटाइज, मोर एंड मोर डीमैग्नेटाइज। और एक केस ऐसा आएगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू के लिए पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर सीज हो गया है, ठीक है। यानी कि अब हमने मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू रिवर्स कर ली है, पहले इधर दिखा रहे थे, अभी रिवर्स करके वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो इधर दिखाएंगे। यानी अब हम मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होते 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 ये वो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू है जिसके लिए पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो गया। इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी वो रिवर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर देती है, ठीक है। इतने अमाउंट से मैग्नेटाइज हुआ था ये, और एक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड बाहर से हम अप्लाई कर रहे हैं आप वैल्यू दिस, तो वो पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है। जब वो मैग्नेटाइज हुआ था तो रिटेंटिविटी था, और जब वो डीमैग्नेटाइज हुआ है तो कोएर्सिविटी है। अभी भी अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बढ़ा रहे हैं 10 टेस्ला, 20 टेस्ला, 30 टेस्ला, 40 टेस्ला, तो ये अब रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने लगेगा और एक वैल्यू ऐसी आएगी जब ये सैचुरेट हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, तो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होकर के ये सैचुरेट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब हम कितना भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब फिर हम वैल्यू डिक्रीज करना शुरू करें, हम 50 टेस्ला से 45 टू 40 टू 35 टू 30 टू 25 ऐसे डिक्रीज करते 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 आए, देखेंगे कि ये जो मैग्नेटाइज हुआ था ये भी लेस मैग्नेटाइज होगा, यानी इसका जो मैग्नेटाइजेशन वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा। यानी ग्राफ हमें मिलेगा लाइक दिस, ऐसे ये। और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करते 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 डिसअपियर करा देंगे, तो देखेंगे कि ये लो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड ऑफर कर रहा होगा बट जीरो नहीं होगा। यानी हाई मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रख दे थोड़ी देर और अब उस मटेरियल को उठाकर बाहर लाए, तो उस मटेरियल में एक परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हो जाता है और वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज द रिसेंटिविटी। अब ये रिवर्स ऑर्डर में मैग्नेटाइज हो चुका है, किसी एक तरफ नॉर्थ है, किसी एक तरफ साउथ है। फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पलट दीजिए, 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, 5 टेस्ला। एक केस ऐसा आएगा कि ये डीमैग्नेटाइज होते 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 कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। वो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड जो इसको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज कर सकती है विल बी द कोएर्सिविटी। मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दिए, तो अब इस पर दिखाएंगे और इस पर दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक वैल्यू देखिए जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होता जा रहा है, और ये वो वैल्यू है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जिसके लिए ये पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो चुका है। अगर अभी भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, मोर एंड मोर मैग्नेटाइज, मोर एंड मोर मैग्नेटाइज, तो मोर एंड मोर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मोर एंड मोर मैग्नेटाइज, तो देखेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर ये फिर से मैग्नेटाइज होने लगा और ज्यादा मैग्नेटाइज होने लगा और थोड़ी देर में सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने का मतलब है फाइनल ग्राफ जो मिलेगा विल बी दिस। ये जो ग्राफ मिला है हमें लीडिंग एंड लैगिंग ऑफ extent of magnetization, ये extent of magnetization with respect to the external magnetic field value is called the hysteresis graph। किसी मटेरियल का मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होना with respect to the variation in external magnetic field is called the hysteresis graph। अभी hysteresis ग्राफ में अगर रिटेंटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब होगा कि इज अ गुड मैग्नेट। गुड मैग्नेट का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा वैल्यू से मैग्नेटाइज हो रहा है। अगर कोएर्सिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब होगा कि ये इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता।
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू काफी हाई करनी पड़ेगी आपको रिवर्स डायरेक्शन में, तब जाके डीमैग्नेटाइज होगा। हमारे पास दो तरह के आयरन होते हैं, सॉफ्ट आयरन एंड हार्ड आयरन। सॉफ्ट आयरन एंड हार्ड आयरन। अगर हम सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करते और अब ग्राफ खींचते, तो हमें सॉफ्ट और हार्ड आयरन के जो ग्राफ मिलते हैं, हाई स्पेसिस ग्राफ, वो ग्राफ कुछ ऐसे मिलते हैं। यहाँ हम एक बार सॉफ्ट आयरन को रख करके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन को वेरी करा रहे हैं, एक बार हार्ड आयरन को, तो एक ग्राफ हमें मिलता है दिस। ये एंड दूसरा ग्राफ मिलता है लाइक दिस। ये इसमें इस साइड अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है बी, ठीक है, एंड इस साइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, दैट इज एच। ये जो ग्राफ मिला है ये सॉफ्ट आयरन का है, और ये जो ग्राफ मिला है ये हार्ड आयरन का है। दोनों में अंतर अगर आप देखना चाहिए तो अंतर आपको दिख रहा है कि हार्ड आयरन का जो रिटेंटिविटी है वो इतना है, दिस इज द रिटेंटिविटी ऑफ हार्ड आयरन, और सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी है वो आप देख रहे हैं इतना ज्यादा है। मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड में हम सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन को अगर रख दें तो देख रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हार्ड आयरन, यानी सॉफ्ट आयरन ज्यादा मैग्नेटाइज होता है इन कंपैरिजन टू द हार्ड आयरन। हार्ड आयरन के कंपैरेटिवली सॉफ्ट आयरन का जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो ज्यादा है। लेकिन जब हम कोएर्सिविटी देखेंगे तो कोएर्सिविटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास दिस इज द कोएर्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, लेकिन हार्ड आयरन में जाएंगे तो हार्ड आयरन का जो कोएर्सिविटी है इज दिस, मींस सॉफ्ट आयरन को हम इजिली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं विथ लिटिल वैल्यू ऑफ रिवर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जबकि हम हार्ड आयरन को इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। यानी सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, कोएर्सिविटी कम होती है, जबकि हार्ड आयरन की अगर बात करें तो हार्ड आयरन के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ जो कोएर्सिविटी है वो काफी ज्यादा है, यानी कैन नॉट इजिली बी डीमैग्नेटाइज इन कंपैरिजन टू द सॉफ्ट आयरन, लेकिन अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन काफी कम है। तो इस तरीके से सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन में अंतर हमें दिख रहा है। इस अंतर से हम इनके परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट बनने को एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली में टेम्पोररी मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किए जा सकते हैं, जबकि परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जो इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं किए जा सकते। तो हार्ड आयरन इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं किए जा सकते, तो इनको हम परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं। और सॉफ्ट आयरन ज्यादा अमाउंट से मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन इसको इजिली डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन का यूज हम टेम्पोररी मैग्नेट को बनाने में करते हैं। यानी सॉफ्ट आयरन जो होते हैं वो, ठीक है, माइक ऑन है, हेलो, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है माइक। सॉफ्ट आयरन जो है वो टेम्पोररी मैग्नेट में यूज होगा, एंड जो हार्ड आयरन है वो परमानेंट मैग्नेट में यूज होगा। इस तरीके से सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन की प्रॉपर्टी का अंतर है। एक अच्छे मैग्नेट का दोनों हाई होना चाहिए, रिटेंटिविटी भी हाई होना चाहिए एंड कोएर्सिविटी भी हाई होना चाहिए। अलग बात है कि ऐसा मिलता नहीं है। सॉफ्ट आयरन में जाएंगे तो रिटेंटिविटी हाई है, क्विक मैग्नेटाइज बाय लार्ज अमाउंट, और हार्ड आयरन में जाएंगे तो देख रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन अमाउंट तो कम है लेकिन इसका
कोएर्सिविटी ज्यादा है, यानी मैग्नेटाइज तो लिटिल वैल्यू से हुआ है, लेकिन हम इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाएंगे, तो अकॉर्डिंगली ये परमानेंट मैग्नेट की तरह अपना बिहेवियर दे पाएगा। ठीक है, आइए बाहर निकलते हैं। बाहर निकले तो हमारे पास है मैग्नेटिक मैग्नेट ऑसिलेशन। अगर हम मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर देते, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि सस्पेंडेड मैग्नेट के ऊपर एक टार्क लगता ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता। तो इस कोशिश में वो ऑसिलेट करने लगेगा, कॉल्ड मैग्नेटिक ऑसिलेशन और मैग्नेट ऑसिलेशन। मैग्नेट ऑसिलेशन। अगर हम एक बार मैग्नेट को थ्रेड से सस्पेंड कर रहे हैं, लाइक दिस दिस, हमने ये सस्पेंड कर दिया, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हो गया एच। अभी जैसे ही इस मैग्नेट के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम हो जाएगा। अभी इस मैग्नेट को जैसे ही हम फ्री छोड़ेंगे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट के ऊपर एक टार्क लगाएगा और इसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। बट जैसे ही ये दौड़ता हुआ अलाइन होगा, टार्क जीरो हो जाएगा। टार्क जीरो होगा लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो इस पोजीशन को क्रॉस करता हुआ ये नेक्स्ट ओरिएंटेशन में आ जाएगा, लाइक दिस, ऐसे आ जाएगा। और अब जब ये ऐसे आएगा तो फिर इसके ऊपर टार्क की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिर से टार्क गेन करने लगेगा। और जैसे जैसे ये दूर हटने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे ये और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में टार्क गेन करेगा। अकॉर्डिंगली ये ऑसिलेशन में चला जाएगा। तो टार्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट starts to provide the necessary restoring to the magnet, accordingly ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो एसएचएम में हम लोग पढ़ते थे कि जैसे ही बार मैग्नेट को हम लोग एसएचएम में पढ़ते थे कि जैसे ही किसी भी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से हम डिस्टर्ब करते हैं, स्टार्ट टू ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, लेकिन इसके लिए एक डेफिनिट वैल्यू का रिस्टोरिंग फोर्स होगा, या इसके लिए एक डेफिनिट वैल्यू का टार्क होगा। तो यहाँ टार्क रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द ऑसिलेशन। आपने ये देखा था कि जो टार्क की वैल्यू आती है वो आती है एम बी साइन थीटा। एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी बी की जगह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, एच साइन थीटा। ये थीटा है द पोजीशन ऑफ मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक माइनस लगा रहे हैं, माइनस इसलिए क्योंकि ये टार्क रीस्टोर का काम कर रहा है, ये इस मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर रोटेशनल काइनेमेटिक्स की बात करें तो टाउ की वैल्यू होती है आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर m मास ऑफ द मैग्नेट है, l इसकी लेंथ है, b इसकी ब्रेथ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड हो गया ना ये, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mb स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mb स्क्वायर बाई 12, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे निकल जाएगी। नाउ यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम एच साइन थीटा। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, एसएचएम का क्राइटेरिया है, तो ये थीटा हो जाएगा अपॉन आई। नाउ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। जब क्लास 11th में थे तो दिस वाज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, मीन्स ये इक्वेशन होता है एसएचएम का, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और यहाँ के क्राइटेरिया बेसिस पर इसकी वैल्यू आई है अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम एच बाई आई इंटू थीटा। दोनों को इक्वेट कराइए, अगर दोनों को इक्वेट कराना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको मिल रहा है
ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम एच अपान आई। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम एच अपान आई। अब ओमेगा को चाहिए तो 2 पाई न्यू से ओपन कर लीजिए, वेयर न्यू इज द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। चाहिए तो 2 पाई बाई टी से ओपन कर लीजिए, वेयर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई न्यू से अगर ओपन करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। 2 पाई बाई टी से अगर ओपन करके कंपेयर करेंगे तो आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा। तो अगर हमें टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेट, तो टाइम पीरियड आएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम एच, आई बाई एम एच। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड। बेनिफिट बेनिफिट ये है कि हम लैब से ऑसिलेटिंग टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट सर्च कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड सर्च हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नोन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट निकल जाएगा। हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट के लिए दो फार्मूला पढ़ते थे, एक स्मॉल एम इंटू टू एल पढ़ते थे। वहाँ स्मॉल एम जो होता था वो पोल स्ट्रेंथ होता था और टू एल जो होता था वो बार मैग्नेट की लेंथ हुआ करती थी। ठीक है, और दूसरा एन इंटू आई इंटू ए पढ़ते थे। अगर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन है तो हम एनआईए से निकाल सकते हैं और यहाँ लैब से निकाल के जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए छोटा सा डिस्कशन है, दैट इज अगर हम दो मैग्नेट को वन अबव द अदर रखकर सस्पेंड करें और अब उनको हम स्विच कर दें टू ऑसिलेट, तो उनके टाइम पीरियड हमें मिलने वाले हैं T1 एंड T2। यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट के रेशियो निकाले जाते हैं, इनको कहते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड। एक्चुअली में हम एक मैग्नेट ले रहे हैं, बेस इसके ऊपर हम फिर दूसरा मैग्नेट ले रहे हैं, बेस। ठीक है, इंसाफ है कि दोनों के एन एन और एस एस ओवरलैप है, तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होंगे। एक का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M1, तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M2। अभी इनको हम सस्पेंड करेंगे और ट्विस्ट करके छोड़ेंगे तो इनका जो टाइम पीरियड होगा वो आ जाएगा लैप से T1। अभी इनको रिवर्स हम रखेंगे। रिवर्स रखने का मतलब है एक का एन एक का एस, यानी कि एक बार मैग्नेट हो गया हमारे पास लाइक दिस, और हम एक दूसरा बार मैग्नेट इसके ऊपर रख रहे हैं लाइक दिस। एक का एन एस है तो दूसरे का एस एन है। एक का मैग्नेटिक मोमेंट M1, एक का मैग्नेटिक मोमेंट M2। देखिएगा S2N होता है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये S2N दिस इज M1 और S2N दिस इज M2 ऐड होगा यहाँ। अगर NN SS ओवरलैप है तो ऐड हो जाता है, और अगर NS और S और N है मीन्स रिवर्स ओवरलैप है तो डिफरेंस हो जाता है। मतलब है ये S2N इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M1 और S2N इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M2। मीन्स सम एंड डिफरेंस मेथड इसका नाम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सम वाले में मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा। यहाँ इसका अगर टाइम पीरियड T1 है और इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लें तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M1 प्लस M2। और अगर यहाँ बात करें तो डिफरेंस ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। अभी इसको हम ऑसिलेट कराएं तो इसका टाइम पीरियड कुछ आएगा लैप से T2, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो डिफरेंस हो जाएगा। अगर M2 ग्रेटर है तो M2 माइनस M1 लिखेंगे, M1 ग्रेटर है तो M1 माइनस M2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2। इसीलिए बोला सम एंड डिफरेंस मेथड। अभी टाइम पीरियड आपको पता है, टाइम पीरियड होता था 2 पाई रूट आई बाई एम एच, तो बाकी सब तो कॉमन है, प्रोपोर्शनल का रिलेशन लिख लीजिए, हो जाएगा T1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपान रूट M1 प्लस
m2, यहाँ हो जाएगा T2 प्रोपोर्शनल टू 1/√m1 माइनस m2। स्क्वायरिंग कर लीजिए, अगर स्क्वायरिंग करेंगे इसकी तो ये रूट हट जाएगा। यस, इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे, क्लियर है ना। ये कहां से लिखे, T इज इक्वल टू 2π√I/mh। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी, और इसकी दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। इसमें ओवरलैप्ड है एग्जैक्टली, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो रहा है। इसमें ओवरलैप्ड इन रिवर्स डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ इस कंडीशन में अगर इसको हम ट्विस्ट करके छोड़ेंगे तो टाइम पीरियड कुछ T1 रिकॉर्ड होगा, वहां T2 रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये रिलेशन हो जाएगा। टेक द रेशियो, जब स्क्वायर किए तो ये रूट हट गया, तो अभी आपको मिल गया T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर। आप रेशियो ले लीजिए, T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर। नाउ T1 स्क्वायर में है 1/m1 प्लस m2, और T2 स्क्वायर में है अपान, तो ऊपर आएगा m1 माइनस m2। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दिस प्लस दिस अपान दिस माइनस दिस, इधर भी हो जाएगा दिस प्लस दिस अपान दिस माइनस दिस। यानी कि अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की हम बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि अगर आप A/B इज इक्वल टू C/D लिख रहे हैं, तो ये रेशियो वैलिड है फॉर A+B अपान A माइनस B। ऊपर सम नीचे डिफरेंस, या ऊपर डिफरेंस नीचे सम, इससे नहीं मतलब है, जो इधर लेंगे वही उधर लेंगे। A+B अपान A माइनस B इज इक्वल टू, इधर प्लस लिए थे ऊपर तो इधर भी C+D अपान C माइनस D। अगर ये रेशियो वैलिड था तो दिस इज आल्सो द सेम रेशियो। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो यहाँ C एंड D लगाएंगे तो आपको मिलेगा नाउ T1 स्क्वायर प्लस, क्या माइनस ले लीजिए, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस m1 कैंसिल, माइनस m2, मतलब दिस माइनस दिस, तो माइनस m1 कटेगा, माइनस m2 ऐड होगा, माइनस ट्वाइस m2 अपान दिस प्लस दिस, तो m2 कैंसिल होगा, ट्वाइस m1। एक माइनस बढ़ गया, इसको रिवर्स कर लीजिए तो माइनस है, द्वार हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर अपान, सॉरी, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ठीक है, रिवर्स करें, हमने एक माइनस कॉमन ले लिया, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर अपान T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, या इसको भी लिख लेते हैं T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, दिस इज m2/m1। मीन्स हम दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड में हम दो मैग्नेट को वन अबव द अदर ओवरलैप्ड पोजीशन में रखते हैं, दो सिचुएशन में। एक सिचुएशन में जब उनके मैग्नेटिक मोमेंट समाप्त हो जा रहे हैं, दूसरे सिचुएशन में जब उनके मैग्नेटिक मोमेंट का डिफरेंस आ रहा है। अभी दोनों के लिए रिलेशन से हमें फार्मूला मिल रहा है m2/m1 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। उसमें यहाँ दो लैबोरेटिकल कंडीशंस हैं, इनको tan A tan B पोजीशंस कहते हैं, इन पे भी न्यूमेरिकल पूछता है, इनको भी देख लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। मींस tan A एंड tan B मेजरमेंट।
10A पोजीशन। 10A पोजीशन मैग्नेट की क्या है, आपके पास ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। दिस दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ठीक है, आपको एक बेंच मिलती है, जैसे ऑप्टिकल बेंच होती है वैसे मैग्नेटोमीटर होता है। एक बेंच होती है 1 मीटर लॉन्ग, जिसके सेंटर में कंपास लगा होता है। उसको आप ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ये मैग्नेटोमीटर एक बेंच है, एक वुडन बेंच है जिसके सेंटर पर एक कंपास लगा हुआ है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि कंपास की निडिल जो होगी वो और मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन होगी, तो और की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एनएस लाइन पर है। इसका मतलब है कि अगर हम कंपास को देखें तो कंपास की जो निडिल होगी वो कंपास की निडिल इस तरीके से एक्सटर्नल जो और मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसी के पैरेलल ऐसे होगी। अभी हमें दो मैग्नेट मिलते हैं, एक का मैग्नेटिक मोमेंट M1, एक का मैग्नेटिक मोमेंट M2। कंपास के एक तरफ हम एक मैग्नेट को रख देते हैं एट अ डिस्टेंस D1 पे, तो देखते हैं कि ये इस कंपास की ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा है। उसी टाइम पर दूसरे तरफ हम दूसरे मैग्नेट को हम D2 दूरी पर D2 डिस्टेंस पे अरेंज कर देते हैं इन सच अ वे कि ये कंपास को जितना अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा था, ये भी अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करे। ये कंपास को उधर पुश कर रहा है, ये कंपास को इधर पुश कर रहा है, यानी इसकी वजह से कंपास ऐसे रोटेट होने की टेंडेंसी शो करेगा। तब तक जब आप इसको रख देंगे तो इसकी वजह से ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों के ये वैल्यू D1 और D2 ऐसे रखे हैं कि जो कंपास है उसकी नेट ओरिएंटेशन में कोई चेंज ना हो। अब अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M2 है, तो देखिए इसके सेंटर से कंपास तक की जो डिस्टेंस होगी वो एक्सियल पोजीशन वाला केस हो जाएगा, पोजीशन होगी। इसके लिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हियर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 M1 बाई D1 क्यूब। इस मैग्नेट का यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, एट द सेम टाइम इस मैग्नेट का यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 M2 बाई D2 क्यूब। इसको बोलते हैं नल और नो डिफ्लेक्शन मेथड। क्यों, ये दोनों मैग्नेट नहीं थे तो कंपास एग्जैक्टली और मैग्नेटिक फील्ड पर अलाइन था। जब आप फर्स्ट मैग्नेट को रखे तो ये डिस्टर्ब हो गया, उसी टाइम पर आपने सेकंड मैग्नेट को रखा इन सच अ वे कि फर्स्ट मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को कैंसिल कर सके। अकॉर्डिंगली जो कंपास था वो एग्जैक्टली और मैग्नेटिक फील्ड पर अलाइन हो गया। इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड हियर एंड इसकी मैग्नेटिक फील्ड हियर न्यूमेरिकली इक्वल आने वाली है, तो इनको आप इक्वेट कर लीजिए। इक्वेट करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा M1 बाई D1 क्यूब इज इक्वल टू M2 बाई D2 क्यूब। यहाँ से आपको कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का 2 बार मैग्नेट मिल रहे हैं एज M1 बाई M2 इज इक्वल टू D1 क्यूब अपॉन D2 क्यूब। अगर आप 10A के इस पूरे डिस्क्रिप्शन को याद नहीं रख सकते तो मत याद रखिए, आप सिर्फ ये याद रखिए कि 10A पोजीशन एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें 2 बार मैग्नेट से मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन किया जाता है थ्रू द फार्मूला M1 by M2 is equal to D1 cube by D2 cube। इसका एक दूसरा भी मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड tan B पोजीशन। देख लीजिए tan B पोजीशन, tan B पोजीशन। tan B पोजीशन में जो मैग्नेटोमीटर की बेंच उसको आप नॉर्थ साउथ लाइन पर स्टे कराते हैं, यानी आप जो बेंच है मैग्नेटोमीटर का जो कि एक 1 मीटर लकड़ी का पटरा है जिसके सेंटर पे कंपास लगा हुआ है, आपने इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे रखा और कंपास सेंटर पे रखा है। कंपास में नीडल की डायरेक्शन आपको पता है और मैग्नेटिक फील्ड पर अलाइन होगी, और की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एनएस लाइन पर है। तो देखिए जो कंपास है वो एनएस लाइन पर अलाइन है। फिर वही करना है, एक मैग्नेट आपको यहाँ रखना है, आप मैग्नेटिक मोमेंट M1
एट अ D1 पर, कंपास डिस्टर्ब होने लगेगा। उसी टाइम पर आपको एक दूसरा मैग्नेट दूसरे साइड में रखना है। आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M2 एट अ D2 डिस्टेंस पे इन सच अ वे कि कंपास अपनी पुरानी ओरिएंटेशन में मेंटेन रह जाए। अगर ऐसा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हियर इज इक्वल टू इसकी मैग्नेटिक फील्ड हियर, यानी कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड फाइनली फिर से कैंसिल होने वाली है। लेकिन अब तो ये ऑफ एक्सिस या इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, क्योंकि मैग्नेट को ऐसे रखा गया है। तो मैग्नेट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो ये जो 2m/d लिखे थे ये सिर्फ m/d होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे आप एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, तो वही इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हियर लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई सेपरेशन है D1 क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड हियर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M2 बाई D2 क्यूब। कैंसिल करके अरेंज कर लीजिए, आपको यही फार्मूला मिलेगा। यानी कि अगर आप सिर्फ रट रहे हैं तो, क्योंकि लैब तो करना नहीं है आपको, तो कॉम्पिटिटिव देना है, तो रटने में आप ये रट सकते हैं कि लैब में मैग्नेट की दो पोजीशंस के लिए हम दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। अगर M1 M2 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाले दो मैग्नेट हैं, D1 D2 सेपरेशन पर रखे हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंपास, तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट के रेशियो का फार्मूला होता है M1/M2 इज इक्वल टू D1 क्यूब बाई D2 क्यूब। इस तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटोस्टैट को कंप्लीटली खत्म किया। अब इसके बाद हम लोगों को एंटर करना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC में। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे में।